हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की 60,244 पोस्ट आ गई है, जो कि 27 दिसंबर 2023 से जो है इसका फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाएगा। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले उसमें क्या सावधानियां बरतनी है और आपकी एज कितना होनी चाहिए और कैसे भरना है तथा उसका सिलेबस, यह सब जो है जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो आप वीडियो को फुल वॉच करें, उसके बाद में ही आप फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप फॉर्म ही सही से फिलअप ना कर पाएँ और आप एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाएं। तो पहले आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो वेबसाइट है वह आपको कहाँ पर मिलेगी, ये जो है UPB, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो है लिंक हम अपनी जो है उसमें दे देंगे, ठीक है। uppbp.government.in पर उपलब्ध रहेगी, ठीक है। ये जो है 27 तारीख के बाद में जो है फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाएगा। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर इसका जो है बैंड जो हो जाएगा वह 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2000 नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपया 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित पद पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, ठीक है। आरक्षी नागरिक पुलिस क्या है, इसमें अनारक्षित जो है लगभग 24,107 पोस्ट है। EWS के लिए 60-24 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 पोस्ट है। अनुसूचित जात के लिए 12,650 है। अनुसूचित जनजात के लिए 1,204 हैं, ठीक है। यानी कि टोटल मिलाकर के 60,244 पदों की संख्या है, ठीक है। इसमें अलग अलग कैटेगरी की कितनी है मैंने आपको बता दिया है। आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी दोनों पात्र होंगे, ठीक है। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती की निरस्त ऐसा होना नहीं है, लेकिन ये लोग लिख देते हैं, ठीक है। आपको बस तैयारी जम के करनी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाएंगे। तो आवेदन की समय सारणी में आइए देखते हैं क्या है समय सारणी। आवेदन ऑनलाइन जो आवेदन यानी शुल्क जमा होने का प्रारंभ तिथि है 27/12/23 से। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16/1/2024 है, ठीक है। तो आपको जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। जैसे ही 27 तारीख को वेबसाइट ओपन होती है, आप 27 से 30 के बीच में यानी 2 दिन के बीच में आप फॉर्म फिलअप कर दें, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी। तो शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18/1/2024 रखी गई है। अब देखते हैं आवेदन शुल्क क्या है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये है, ठीक है, निर्धारित किया गया। इसमें 400 रुपये आपको देना है। अर्हताएं, क्या क्या अर्हता होनी चाहिए। भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के लिए पूर्व भारत में आया हो, तथा भारतीय उद्गम का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करना शुरू कर दिया हो, ठीक है, वह भारत में रहता हो। मेन चीज़ यही है, यह सब आपको देख लेने हैं। अब आइए देखते हैं शैक्षिक अर्हता यानी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड तथा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हताएं होनी चाहिए। यानी इसमें आपको 12वीं पास होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। 12वीं अगर पास है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिमान्य अर्हताएं, इसमें अन्य बातों के समान होने पर ऐसी अभ्यर्थी को अधिमान यानी परफॉर्मेंस दिया जाएगा जिसने डोएक नाइलेट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अगर आपके पास में डोएक सोसाइटी से ओ लेवल का प्रमाण पत्र है तो आप उसे लगा देंगे
तो वहाँ पर आपको उसके प्रॉफिट बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपके पास में प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की है, वह भी लगा देंगे तब भी मिलेगा। अगर आपने एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर में बी प्रमाण पत्र किया है तो उसका आपको लाभ जरूर मिलेगा, यह भी आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस पोस्ट के लिए कौन सी आयु होनी चाहिए। भर्ती के लिए आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी जो 2 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2005 के बीच में जिन लोगों का जो है जन्मदिन यानी डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, वह लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ठीक है, इनका भी वही है कि 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। चरित्र, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार के उपायुक्त और नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। वैवाहिक परिस्थिति, इसमें क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो है इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिनके एक से अधिक पत्नियां हैं, या ऐसी लड़कियां जो इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं जिनके एक से अधिक पति हैं। तो ऐसे अगर आप हैं तो इस फॉर्म को ना ही फिलअप करें। शारीरिक स्वस्थता, किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों की दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने में संभावना होती है। भर्ती की प्रक्रिया, आइए देखते हैं भर्ती की प्रक्रिया कैसे होगी। यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2017 जो कि समय समय पर संशोधित होती है के अधीन किया जाएगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट https://uppbpb.government.in पर अभ्यर्थियों के अवलोकन हेतु उपलब्ध है। ठीक है। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा कैसे होगी? ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे यानी जिनका फॉर्म सही से फिलअप होगा से ऑफलाइन यानी यह जो एग्ज़ाम होगा वह ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रखे जाएंगे। इसमें जो है 300 अंकों की परीक्षा होगी जिसकी समयावधि कितनी होगी? 2 घंटे की होगी, यानी 300 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको करना होगा। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। वह कौन कौन से होंगे? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धि लब्धि तार्किक क्षमता, यानी कि यह जो है 4 टाइप के होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी इतने अच्छे से पढ़ा देंगे कि आप जो है इस परीक्षा को फतेह कर ले जाएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी इसमें जो है माइनस मार्किंग रहेगी, इसे आपको ध्यान में रखना है। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। यह लिखित परीक्षा की OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रशिष्टि 1 पर संलग्न है, जो कि अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी, हम आपको मेन चीज़ें बताते हैं, बाकी जो है नहीं बताएंगे।
अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक। लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें है सब। शारीरिक मानक यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। इसमें कैसे इसका जो है जो शारीरिक वो हो जाएगा मानक क्या होगा, तो सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 168 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। यानी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इसमें आपकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर आप अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं तो आपकी जो है न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप जो है कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए यहीं पर 77 सेंटीमीटर सीना तथा फुलाने पर 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव बिल्कुल अनिवार्य रखा गया इसमें। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। इनकी ऊंचाई जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा जो अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं उनकी ऊंचाई 147 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इसमें वजन भी देखा गया, अगर आप अधिक वजन है तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप अपने वजन को संभाल कर रखें। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम का वजन रखा गया है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखा जाए। शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अभिलेखों की संवेक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अहर्कारी प्रकृति के होंगे। इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में आहर पाए होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, यानी 4.8 किलोमीटर दौड़ 25 किलोमीटर में तथा महिला अभ्यर्थी के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता प्रदान की जाएगी जो अर्धमानी यदि कोई हो रखते हों या 1 से अधिक अर्धमानी रखते हो अभ्यर्थी को केवल 1 से अर्धमानी आहर्ता का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे से आपको 2-3 चीजें हैं जिसके आधार पर आपका चयन हो जाएगा। आरक्षण व आयु सीमा में छूट। इसमें जो है छूट दिया हुआ है, कौन सा सर्टिफिकेट लगाएंगे तो क्या आपको इसमें लाभ होने वाला है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए आश्रित हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं अगर आप, ठीक है, अगर इस टाइप के आपके परिवार में किसी ने जो है किया है, सैनिक रहे हैं, तो उससे आपको इसका लाभ मिल जाएगा। अब सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर्म फिलअप करने के लिए वह बहुत ज़रूरी है, इसे आपको बहुत ही सावधानी से भरना है और इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। अभ्यर्थी की बोर्ड की वेबसाइट http://uppb.government.in पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करना होगा तथा तत्पश्चात आरक्षित नागरिक पुलिस के लिए कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर आगे की प्रक्रियाएं को पूर्ण करना होगा। सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र के प्रारूप को भरे जाने हेतु निर्देशों को भली भांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।
इसके बाद अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से करना होगा। ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हेल्पलाइन नंबर इसमें दिया हुआ है 044 47 74 90 10 जारी किया जा रहा है, जो कि आप 18/1/2024 तक क्रियाशील रहेगा। इससे आप संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। विकल्प 1, ऑनलाइन शुल्क का भुगतान। आवेदन पत्र में भरे गए विवरण सही हैं। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करने के बाद स्क्रीन पर उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार स्क्रीन पर मांगी जा रही जानकारी देते हुए डेटा सबमिट करें और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई का उपयोग करके आवेदन शुल्क का भुगतान करें। ऑनलाइन व्यय अगर कोई है तो अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन शुल्क के सफलतापूर्वक जमा होने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रिंट करते ही सबमिट हो जाएगा। यदि अभ्यर्थी अंतिम रूप से सबमिट नहीं करता है तो अंतिम तिथि को आवेदन पत्र स्वतः सबमिट हो जाएगा। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने की दशा में ही उसका आवेदन स्वीकार होगा। यानी अगर आप आवेदन शुल्क नहीं जमा करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। जमा शुल्क किसी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। अभ्यर्थी आवश्यकता होने पर शुल्क जमा करने के उपरांत आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अपना विवरण केवल एक बार संशोधित कर सकता है, परंतु वह अपने मोबाइल नंबर, ईमेल तथा आधार नंबर में कोई संशोधन नहीं कर सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद उसमें किसी परिवर्तन, संशोधन हेतु कोई अनुरोध बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, अतः अभ्यर्थी इस प्रयोजन हेतु बोर्ड से कोई पत्राचार ना करें। इसलिए आपको सावधानी से भरना है, क्योंकि बाद में इसमें कोई सुधार नहीं हो पाएगा। शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को डिजिलॉकर, अगर आपके पास डिजिलॉकर ने आपने अपने प्रमाण पत्रों को रखा है तो आप वहां से ही अपलोड कर सकते हैं। आपको स्कैन कॉपी लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो डॉक्यूमेंट आपके डिजिलॉकर पर उपलब्ध नहीं है उस डॉक्यूमेंट को आप स्कैन कर अपलोड कर सकते हैं। फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर, आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार, जो कि 20 KB तथा अधिकतम 50 KB के अंतर होनी चाहिए, वह हस्ताक्षर 5 KB तथा अधिकतम 20 KB। ठीक है। इस तरीके से आपको सेट कर लेना है और तभी आपकी फ़ोटो अपलोड होगी। यह भी ध्यान रखें कि रंगीन फ़ोटो नवीनतम होनी चाहिए। रंगीन फ़ोटो का आकार 35 मिलीमीटर 1.4 इंच गुणे 45 mm 1.75 इंच का होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। सेवारत अभ्यर्थी की फ़ोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो निम्न मानक कौन कौन से आइए देख लेते हैं। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो। तटस्थ अभिव्यक्ति, मुंह बंद, आंखें खुली होनी चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे यानी दोनों कान साफ दिखते हों। कैमरे पर सीधी नज़र हो। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। फोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है। ऐसे आपको अच्छे से फ़ोटो खिंचवा करके वही उसमें फॉर्म में लगाना है। इसी प्रकार अभ्यर्थी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा व 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर जेपीई के प्रारूप में स्कैन करेंगे, जिसका आकार 5 KB से अधिक व 20 KB से कम होना चाहिए। उपयुक्त विनिर्देश
युक्त फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी प्रथम चरण में अपना पंजीकरण करेंगे, द्वितीय चरण में ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करेंगे, तीसरे चरण में शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर आकर अपना आवेदन पत्र पूरे विवरण के साथ भरकर जमा करेंगे। अभ्यर्थीगण को निर्देश दिए जाते हैं कि उनके द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाए। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन किया जाता है तो उसके द्वारा अंतिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा, बाकी का निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है तो आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी आवेदन के समय किसी शासकीय सेवा में है तो उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया के समय अपने नियोक्ता द्वारा निर्गत नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र पर चस्पा किए जा रहे फोटो अथवा लिखित परीक्षा सहित भर्ती प्रक्रिया के किसी चरण में भाग लेते समय अभ्यर्थी को कोई वर्दी धारित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसे चयन प्रक्रिया से सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बोर्ड का निर्णय जो है वह अंतिम होगा। अभ्यर्थी की पात्रता आवेदन पत्रों की स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए सस्ती चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केंद्रों के आवंटन संबंधी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अंतिम बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह जो है अपर सचिव का जो है दस्तखत है। अब हम लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप लोग सिलेबस के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। हम बहुत जल्दी दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम बताएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।